बहुत गहरी गहरी बातें मेरे बारे में बोल दी इन्होंने। जख्म लेके आया, कोई जख्म वखम नहीं, मेरा काई के जख्म भरे पड़े मेरे। जबरदस्ती मेरे जख्म पड़ रहे। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। जबरेश्वर सेना के इस विशाल कार्यक्रम में आज आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं जब भी इस एरिया में आया, मुझे इतने ही लोगों ने एक साथ सुना है, चाहे मैं देपालपुर आया हूँ, चाहे इधर आया हूँ। और राठी जी मेरे पास आ रहे हैं, शायद कुछ नहीं कह रहे। अच्छा उधर से नहीं दिख रहा था, इसलिए इधर से देख रहे हैं राठी जी। मैं इन्हें भी प्रणाम करना हूँ। आदरणीय राजेंद्र भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपको जब भी देखता हूँ मुझे वीर शिवाजी की याद आ जाती है। और अगली तालियां अगली बात पे, इस बात पे उठेंगे, वो भी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे और भाई साहब भी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। वाह वाह वाह। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। भाई साहब प्रणाम करते हैं। भाई साहब भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मुकेश भाई साहब, कभी कभी तो डर लगता है मेरे को इनसे, मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, देखो कहाँ से शुरू होना है, मैं एक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूँ, कोई बता नहीं सकता है। पंकज भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, सीमाओं वगैरह की बात करी। इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता, मैं शुरुआत कहीं और से करना चाहता हूं। देखो, तालियां किसी कवि सम्मेलन की मोहताज नहीं होती है। मेरे पास सब गुण है, मैं बजवा सकता हूं। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। वाह वाह। बहुत सारे, इतने सारे लोग कोरोना के बाद एक साथ इकट्ठे हो गए, बताओ, कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी। सही कह रहे हैं। और कोरोना में आगे कोरोना की ढेर सारी बातें, लेकिन आगे कोरोना की हालत ऐसी है, इसकी थोड़ी और आवाज बढ़ा देना भाई साहब। मोबाइल में कहां चैटिंग कर रहे हो आप? मुन्ना बैटरी सामने खड़ा हो, आप गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो यार। एक बार थोड़ी इसकी आवाज और व्यवस्थित, मुझे ऐसा लग रहा, आवाज आ रही पीछे तक, बढ़िया। पीछे तक के लोग एक बार जरा ताली बजा दो बढ़िया वाली। देखो कितने शातिर लोग हैं, पीछे वालों ने बजाई, आगे वालों ने बजाई नहीं अपने। जब आदमी पीछे वालों को कह रहा तो अपन क्यों बजा जबरदस्ती? ये देपालपुर के लोग हैं, ये गौतमपुरा के लोग हैं, प्रणाम करना। लेकिन बहुत मस्ती में सुनता है। मैं बात बता रहा हूं, कोरोना की बात बता रहा। कोरोना में ऐसी ऐसी हालतें हो गई, हकीकत कह रहा हूं, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जब से कोरोना आया तो पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है। क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, वो एक में कहा कि नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरे ने कहा बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो, फिर तीसरा है बोले नाक में काला नमक डाल लो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। कई तरीके की बातें हुई, वीर रस की इतनी बातें करी भाई ने। मैं ऐसा वीर रस वगैरह करता नहीं हूं। मैं तो जैसे कोरोना के बाद जैसे अनलॉक हुआ तो मेरे अंदर भी वीर रस आ गया। भाई दादा बैठे, आदरणीय दादा सत्तन जी की उपस्थिति है। हम देश के बड़े कवि आदरणीय, और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि फोकट की बात कर रहा है। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही होता, जो भी आता पहले नंबर पे यही कहता, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का आधा घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता, वो भी यही बोलता, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका आधा पौन घंटा काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 4 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल कम समय लूंगा, और इसलिए लूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथा फोड़ी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो बात बता रहा था, वीर रस की बात बता रहा था, शुरू होना चाहता हूं, वीर रस की बात बता रहा था। वीर रस में ज्यादा कर नहीं पाता हूं, पंकज भाई ने बहुत बढ़िया पढ़ा, मैं वीर रस पढ़ नहीं पाता हूं इतना। वो जैसे ही कोरोना के बाद अनलॉक हुआ लॉकडाउन, तो वो हमारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में ही मेरे को बुलाया। मैं वहां चला गया कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई, तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना वालों पे बिल्कुल गरम गरम पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह वाह वाह। अरे वानी, तालियां तो इससे डबल वहां पे बजी थी। पर वहां हुआ यह कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया।
तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, खून से मेरा तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पे पहुंचा तो सुबह आयोजक का ही फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। भगवान की सौगंध, सब वीरस धरा का धरा रह गया मेरा वहां पे। तो मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता, सीमा की बात कर रहे थे आप, और बात अगर पहुंच जाए पीछे तक, तो फिर आपकी सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों को अगर समय पर पढ़ लिया जाता, सीने पर पड़े जख्मों से कभी सबक जो ले लिया जाता, तो हिंदू और हिंदू के रिश्तों में कभी दरार नहीं आती, मेरे हिंदुस्तान की सीमाएं कभी सिकुड़ ही नहीं पाती, पूरी दुनिया में मेरे देश का नक्शा ही कुछ और होता। अगर 1947 में इस राजनीति का भ्रूण परीक्षण हो जाता तो ये कमीना पाकिस्तान इस दुनिया में ही नहीं होता। वाह वाह वाह, जय हो। पर मैं इतना जोश में आ जाऊं तो पीछे से पकड़ लेना मेरे को, क्योंकि वीर रस मेरा काम नहीं है। ठीक है, अपन आनंद में रहने वाले लोग हैं। अपने क्या अभी मदर्स डे निपटा, 8 दिन पहले मदर्स डे था, वो तो इतने लोगों ने वहां के ऊपर कविताएं वोट भेजी, फेसबुक पर इतनी पोस्टें डाली जितनी माँ ही नहीं हिंदुस्तान में अपने। इतनी पोस्टें डाली, वो एक बेटे ने तो 4 पोस्टें कर दी माँ के लिए। तो बीवी का फोन आ गया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा तुम्हारा माँ के प्रति, तो उसने तुरंत एडिट कर दिया नीचे से, बोले ये पोस्ट मेरे बच्चों की माँ के लिए है। तो नीचे से वापस माँ का कमेंट्स आ गया, बोले करम खोल ले घर पे आ, फिर बताती हूँ तेरे को। बोले अपने यहाँ तो, और अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे थोड़ी मनता था। क्या बड़े लोग बैठे हुए हैं, अपने आपने उम्र देखी, अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। अपन छोटे थे तो हमारे यहाँ मदर्स डे अलग मनता था। जिस दिन माँ का भेजा ठनका, दे सुतई उस दिन अपना मदर्स डे मनता था। वो कभी धोने से मनता था, कभी लाठियों से मनता, कभी बेलन से मदर्स डे मनता था। और पूरा मदर्स डे मनने के बाद भी अपन चुप रहते थे, क्योंकि शाम को फादर घर आते थे और उन्हें ये पता नहीं चल जाए कि आज दिन में अपना मदर्स डे मना है, वरना शाम को फिर फादर्स डे चालू होता था। और उनका टेरिफ और तगड़ा वाला होता था, जरा बात पहुंच जाए तो तालियां भी बजाते रहना बीच बीच में, बिल्कुल सूमड़े होके बिल्कुल भी मत बैठो, आनंद की मस्ती में बैठो। वो अभी कर्नाटक जीत गए राहुल गांधी, जोश में बिल्कुल। वो कर्नाटक के एक कन्नड़ विधायक का फोन आ गया उनके पास, और बिल्कुल कन्नड़ भाषा में, सुनना ऐसा मुकेश भाई साहब सुनना, वो कर्नाटक का जैसे ही जीते अभी, तो राहुल गांधी के पास एक कन्नड़ विधायक का फोन आया, बोला लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट का क्रिक बुमरा। अच्छा, राहुल गांधी समझे ही नहीं, क्योंकि उनको तो हिंदी नहीं आती, तो कन्नड़ क्या समझेंगे। सही कह रहे, तो उन्होंने कहा शायद जीत की बधाई दे रहा होगा अपने को, तो उन्होंने भी कह दिया, बोले हाँ हाँ तेरे को भी बहुत बहुत बधाई। और ये क्या फोन काट दिया। फिर थोड़ी बात बाद वापस फोन आया, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट पुष्ट के क्रिक बुमरा। तो उन्होंने कहा यार वापस बधाई दे रहा होगा अगला आदमी, तो उन्होंने फिर बधाई दे दी। बोला हाँ हाँ भाई तेरे को भी बधाई, तू खुश रहे, आनंद रहे, सरकार बना दी तेने कर्नाटक में, ऐसा कह के ना फिर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन, बोला लिम्डा डोजरस टेल मी हस्ट कुक बुमरा। तो राहुल गांधी ने फिर पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या कह रहा। तो पीए ने जो बताया उस पर आपकी तालियां बड़ी देखना चाहता हूं। पीए ये बोल रहा, पीए ने बोला कि सर ये यूं बोल रहा है कि सुबह से अमित शाह के 3 फोन आ गए हैं कि तुमसे सरकार नहीं बन रही हो तो मैं मदद कर दूं। भाषा का अलग प्रभाव होता है, अपने मालवी की भाषा का अलग, अपना मालवा की भाषा का अलग आनंद होता है। सही कह रहा। वो हमारे एक रामलीला होती थी पहले किसी जमाने में, वो रावण और अंगद का संवाद करवाना, देखना मालवी भाषा का अलग आनंद होता है। अपने यहाँ के तेवर अलग होते हैं और मालवे के आदमी के तेवर अलग होते हैं। सही कह रहा। वो रामलीला करवानी, रावण और अंगद का संवाद करवाना। अब जिस अंगद को वहां पे भेजना था वो बीमार पड़ गया, तो दूसरे को पकड़ के लाए। वो जिस अंगद को पकड़ के लाए वो रावण के रिश्तेदारी में भतीजा लग रहा, और उनके चल रहा घर में प्रॉपर्टी विवाद। आदमी कहां जाके सीरियस होता मालूम नहीं पड़ता। और अंगद पहुंचा रावण के दरबार में, तो रावण बोला, बोले दुष्ट वानर, हम तुम्हें हमारे सदन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। अब वो अंगद तो पहले ही भरा हुआ काका जी के प्रति, वो शुरू हुआ, बोला हाँ हाँ बैठवा की भी जगह मत दो, खेत पे जावा को रस्तों भी मत दो, कूड़ा को सब पानी थे वापरी रहा हो, तो मैं कहीं सोयाबीन काटवाने पैदा गई। मतलब मालवे का आदमी कहां सीरियस होता है मालूम नहीं पड़ती। हकीकत क्या होता है, पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी
खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। आप अब मुझे सुनने के लायक हो गए हो, ये बहुत समृद्ध मंच और मैं प्रणाम करना चाहता हूं। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं। ये जितनी देर अभी तक मैंने जो भी करा वो केवल इसलिए कि आप मेरी तरफ देख लो। अब मैं शुरू होता हूं अपने स्टाइल में। एक टिप्पणी से शुरुआत करना चाहता हूं। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, समृद्ध लोग मेरे सामने बैठे हैं। केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। या तो एक भी ताली नहीं उठे, या उठे तो पीछे तक के लोगों की तालियां आपकी गर्व के रूप में देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है आज सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, एक भी हाथ खाली नहीं देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है आज सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। वाह वाह। हमने हीरो गलत लोगों को मान लिया। हिंदुस्तान में हीरो कौन है और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं। मैं राजस्थान के कपासन में एक कवि सम्मेलन करने के लिए गया था। मैंने उतरकर राजस्थानी व्यक्ति से पूछ लिया, जब कवि सम्मेलन शुरू होना चाह रहा था उसके थोड़ी देर बाद हम मंच के आसपास घूम रहे थे, तो मैंने एक राजस्थानी व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा यार वो बंबई के अंदर एक हीरो है रणवीर सिंह करके, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे। आपको तो मालूम हो गया, बहुत सारे लोग फोटो देखे होंगे, ये भाई तो ऐसी गर्दन लिरा रहा, वहीं खड़ा हुआ था जैसे, बिल्कुल ऐसे गर्दन लिरा है कि ऊपर के बटन इसी ने खोला जैसे। कॉन्फिडेंस देखो यहाँ के लोगों का। तो मैंने उस राजस्थानी व्यक्ति से पूछ लिया, गर्व करना अपने ऊपर के अपने यहाँ का राजस्थान का, हिंदुस्तान का व्यक्ति जवाब देने में कितना तगड़ा होता है। मैंने उस राजस्थानी व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा बंबई के अंदर एक हीरो रणवीर सिंह करके, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे एक मैगजीन के लिए, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थान वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलट कर जवाब दिया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस राजस्थानी ने पलट कर जवाब दिया कि इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। वाह 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 वाह। हमारे राजस्थान का असली हीरो तो वो एक ही है, और जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं। आदरणीय भाई साहब का इजाजत चाहता हूं कि हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं, हकीकत के कौन है हिंदुस्तान के असली हीरो। इस सदन की सबसे बड़ी तालियां देखना चाहता हूं अगली 4 पंक्तियों पर कि हिंदुस्तान के और राजस्थान के असली हीरो कौन है। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र दौलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वाह 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 वाह, जय हो जय हो। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं 2 ही काम बीच बीच में करता रहूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। आज तो खैर मेरी बहन आई हुई है वीर रस पर, तो श्रृंगार रस की कवित्री भी आती, लेकिन आज वीर रस की कवित्री आई हुई। इसके लिए तालियां आपकी इस बात पर बजनी चाहिए, बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जिस दौर में अगर आप मोबाइल खोलो तो 10 रील देखने पे आपको कम कपड़ों में लड़कियां ठुमके लगाती हुई दिख जाएगी, उसी दौर में अपने भारतीय परिवेश में यह देश की वंदना करने के लिए आई है। वाह वाह। शादी करके ससुराल पहुंची, तेवर यही नहीं, घर पे भी तेवर खतरनाक होते हैं इसके। सही कह रहा हूं। जब शादी करके ससुराल पहुंची थी तो शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी। बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती कि खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी? वीर रस की कवियत्री 1 मिनट में समझ गई। बोले आज इस किचन में मेरा घेराव हो रहा है, और अगर आज इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो भगवान की सौगंध ये पूरी उम्र मेरे को टींचती रहेगी। तो इसने कहा चलो सासू मां किचन के अंदर आपको बताती हूं कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। अब ये वीर रस की कवियत्री हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती, सासू मां का लग रही इसके आगे, तो किचन के अंदर ले गई और इसने इसकी ही स्टाइल में सुना, और बात अगर पहुंच जाए तो मस्ती की तालियां देखना चाहता हूं। किचन के अंदर ले जाके सासू मां को बताया कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग सारी, थोड़ी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू मां ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। हमारे साथ तो क्या होता है, हमारी खुद की हालत खराब है। सही कह रहा हूं। ये तो महिला हकीकत का रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है।
रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। सही कह रहा हूं, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती। मस्ती वाली पंक्तियों पे मस्ती ले लेना अगली बात पे, कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है। इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। ये आनंद होता है। सही कह रहा, मैं तो खुद 15-15 दिन तक कभी सम्मेलन में रोता फिरता हूँ। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। अभी यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली, तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती? बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। महिलाएं कुछ भी उठाकर जवाब दे सकती। मैं तो अभी बंबई ले गया था उसको घुमाने के लिए, सोनी टीवी पे गया था, तब बंबई ले गया वाइफ को घुमाने के लिए। 50वें माले के नीचे खड़े रह के मैंने उससे बोला, मन के देख एक दिन मुन्ना बैटरी का फ्लैट भी वहां होगा 50वें माले पर। तो 2 मिनट सोचने के बाद बोली, अतरी ऊपर गैस की टंकी कौन था? भाई जी ले जाएगा। पत्नी कभी भी कुछ भी उठाकर जवाब देती थी, मालूम ही नहीं पड़ता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। बड़े लोग मेरे सामने, ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, क्या मतलब है? यहां से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगा और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। तू जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगा, मतलब क्या है आपने को? ढंग से बजाओ यार, बजा नहीं हो तो जरा यार। बढ़िया है, बढ़िया। सही कहना वाला यार। फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़ा करना है एक बार। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे हैं। वो छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे, छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। वो जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर गौतमपुरा वालों आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। वाह वाह वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। वाह वाह। ये देखो कॉन्फिडेंस होता है और कुछ भी नहीं हो रहा, सब कॉन्फिडेंस से काम चलना पड़ता है। कि और मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। हकीकत करा मेरे यहाँ तो हमारा क्षेत्रीय ऐसा, हमारे यहाँ तो लोग छत पर छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो हमारे मालवा की तो हालत ऐसी, 2 महिला अगर रोड पर लड़ रही हो ना, कोई अंग्रेज खड़ा हो तो उसके दिमाग में एक ही बात चलेगी कि इन महिलाओं को कैसे छुड़ाऊं। लेकिन कोई अपने मालवे का आदमी खड़ा हो तो वही शर्त लगा लेता है, लाल वाली थारी ने काली वाली मारी, बता कोई जीत रही 2 में से। अपन वहां से ही फायदा निकालने की कोशिश करता। और मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं कॉन्फिडेंस वाला आदमी हूं। मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन। और कॉन्फिडेंस के मामले में आपकी तालियां बड़ी देखना चाहता हूं। कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर दूसरा है, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कहना, वो जमी दिखाकर आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को? वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वाह वाह वाह। सही कह रहा हूं। एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, बोले आपने 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरे 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब अमित शाह जी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। बोले तेरे को पता करना है कि अगली 5 अगस्त पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बोले हाँ। बोले इधर आ। वो पास में बुलाया पत्रकार को, 4 पंक्तियां कही। और वो 4 पंक्तियां अगर आपको जबरदस्त लगे तो फिर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। अमित शाह जी ने 4 पंक्तियां पत्रकार को कही कि चाहे
चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। भाई साहब ने ऐसे जब ताली बजाई, दूसरी पंक्ति पे कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मैं भी देख रहा कि मैंने कहा अगले ने सुन रखा क्या पहले से ही। कमाल के लोग हैं, मतलब कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, ये कॉन्फिडेंस बोलता है। और अमित शाह का कॉन्फिडेंस वाकई तगड़ा है। क्या भगवा उड़ाया था चुनाव में भाई ने? वो हमारे यहाँ चुनाव के टाइम पे एक डोकरी मर गई थी, चुनाव के कारण नहीं मरी, वो तो नेचुरल मौत मरी थी, लेकिन वो चुनाव के टाइम पे मरी तो माहौल ही ऐसा खतरनाक था। और लोग क्या, मोदी जी की लहर कभी खत्म होती थोड़ी है क्या, हमेशा ही लहर बनी रहनी। वो एक डोकरी मर गई, ऐसे लेटा रखा, इधर लेटा रखा, उधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ, छाती पीट के रो रही। 2 मिनट बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उनने देखा आज डोकरी रिटर्न हो गई, या कुछ भी हो सकता है, मामला गड़बड़ हो गया, आज नौटंकी भारी पड़ जाएगी अपने को। कोई पास में जाने को तैयार नहीं। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की। बड़े वाले बेटा पास में गया, वो बोला डोकरी माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो डोकरी बोली बेटा मैं वापस नहीं आई हूं, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूं। तो बेटे ने पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो अम्मा ने पलट के वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा 3 तो उठ के ही निकल ली। बोले डोकरी हमको ही लेने के लिए आई आज। वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात? जो डोकरी ने जो जवाब दिया, इस सदन की तालियां देखना चाहता हूं। बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गई? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। कितनी लहर खतरनाक है यार, मतलब कितनी लहर खतरनाक थी यार। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, वो अमित शाह वाली पंक्तियां पूरी करता हूं, और बात अगर पहुंच जाए तो फिर पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। पत्रकार ने पूछ लिया अमित शाह से, बोले इस 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? तो अमित शाह ने 4 पंक्तियां कही कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। वो 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्या होगा? अगला चुनाव में वहां तक की सीटें गिन ली अपन ने। मतलब खतरनाक होता है। अभी हमने मालवा की हकीकत का कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए। तो आप मुझे केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। जीवन में आए हैं तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आज मुझे यहाँ जबरेश्वर सेना ने बुलाया है, वो अपना उद्देश्य पूरा, जबरेश्वर सेना अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती है, और उद्देश्य के निमित्त हमें यहाँ बुलाया है। हम भी अपना उद्देश्य पूरा करें जीवन में। ये बात मैंने भगवान श्री राम से सीखी है कि अपना उद्देश्य पूरा करो। हकीकत करो कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। भगवान श्री राम आए, उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया, और बात पहुंच जाए तो आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वाह वाह। कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। आदरणीय राठी जी, लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी तो मेरे पड़ोस में एक बुआ जी है, वो मेरे से बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति हकीकत दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख। जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं कॉन्फिडेंस का कवि हूं, जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, नवरात्रि आई थी, मैंने हिम्मत करी कि आज कुछ भी हो जाए घर से बाहर निकल के माता जी के दर्शन करने जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन लगा हुआ। मैं घर से बाहर निकला, हमारे गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन कॉन्फिडेंस का कभी हिम्मत नहीं आ रही। माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं।
मैंने कहा चलो पशुपतिनाथ के दर्शन कर लो। पशुपतिनाथ के मंदिर गया, वो भी मंदिर में नहीं, वो भी बाहर। मैंने फिर बाद में हमारे बस स्टैंड पे बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा चलो बालाजी के दर्शन कर लो, बालाजी भी मंदिर में नहीं। बाद में वापस मैं घर पे पहुंचा, गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े और घर पे पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माताजी के पास पहुंचा। मैंने कहा माताजी, मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माताजी बोले कि बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। वाह वाह वाह। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी, मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले कि बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। अरे तालियां तो अगली बात तो बजाना। बाद में फिर मैं बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी, न तो अभी किसी रावण की लंका में आग लगानी थी, न किसी सीता जी को ढूंढने जाना था, मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता है। हकीकत कह रहा है ईश्वर किस, और बजरंग बली तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, सही कह रहा है। लेकिन तालियां आपकी अगली बात पे उठे कि जिस दौर में एक बेटा अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इन्हीं पुलिस वालों ने उनको शमशान तक पहुंचाया। वाह। हकीकत कह रहा हूं, और बड़े लोग इस मंच पर बैठे हैं, जो काम जो काम सरकार और कोर्ट कभी नहीं करती है, उन काम को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में करके बता देते हैं। और अगर आपको जानना है तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री उठाकर देख लेना। हकीकत कह रहा हूं, वहां सरकार और कोर्ट नहीं चल रही, केवल जबरेसरी चल रही है वहां पे, सही कह रहा। हकीकत वहां पे यही जबरेसर चल रहा है। हकीकत कह रहा, लेकिन प्रणाम करना चाहता हूं, पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन दुख तो तब होता है जब उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता। हकीकत कह रहा हूं, एक पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से। मोबाइल में भाई ने अभी बात करी थी, बलात्कार की बात करी थी। हकीकत कह रहा हूं, हर महीने किसी न किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो रहा है, लेकिन हकीकत 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रीति रिवाज, वो संस्कृति से जो तेरी निगाह न हटती हैं। बड़े लोग बैठे हैं, आपके गले में भगवा धारण कर रखा आपने, इधर के लोग बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करना चाहता हूं। अगर बात आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना मुझे अपनी तालियों से कि यहां कोई कविता की बात भी करके गया हूं कि रीति रिवाज, वो संस्कृति से जो तेरी निगाह न हटती, तो तेरे परिवार की इज्जत भी हो, तेरे समाज में ना घटती। और आफताब की जगह अगर माँ बाप पर विश्वास किया होता तो श्रद्धा तेरी लाश 36 टुकड़ों में ना कटती। वाह वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है मुन्ना। हम क्या है, हकीकत कह रहा हर महीने किसी न किसी बेटी के साथ, अभी कल परसों साक्षी नाम की लड़की को गोद दिया गया। हकीकत कह रहा हूं, बड़े लोग बैठे हैं, इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से। मोबाइल में किसी भी बेटी के साथ जब कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल एक फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये गौतमपुरा की बड़ी तालियां और आशीर्वाद देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वाह वाह वाह। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द। पुलिस वालों को कोई कम टेंशन होती है क्या? पुलिस वालों के सबसे ज्यादा टेंशन होती है। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा है बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करना, ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा इन पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। हवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेरियो खेत की वागड़ पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। नहीं, ये अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेरिया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन। उसको भी लोन सबूत भी तो को। बढ़िया। और वो अगर थाने पे जाए, तालियां तो अगली बात तो बजाना कि वो अगर थाने पे जाए नट जाए कि ये हमारी है ही को नहीं। तालियां बढ़िया बजती है यहाँ पे। मतलब कितनी टेंशन है यार पुलिस वालों। मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने जगह जगह कैमरे लगा रखे, बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा। तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मनचले बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या?
बोले यहाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले यहाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो बदनावर की बस उभी के निकलेगी, बताइए तो जरा सो। मतलब हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हकीकत करो कहीं जाने की जरूरत नहीं। और पुलिस वालों की तो धमक भी बड़ी तगड़ी होती है। मेरे यहाँ पे एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था रात को, वो सुबह उसको बाजे वाले पुलिस वाले तो गए, बाजे वाले को जुआ खेल रहा था, बाजे वाले को तो गए, रात भर कूटा उसको थाने पे। सुबह 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा, वो ठीक 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। देखना पुलिस वालों की धमक कितनी तगड़ी होती है। रात को उसको गिरफ्तार किया, रात भर कूटा थाने पे, 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा, ठीक 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। आगे बाजे चल रहे, पीछे औरतें चल रही और बाजे पे गाना चल रहा, शेर पे सवार आइयो मोरी माँ, आइयो मोरी माँ, सोनारा झांझरी वाजी रहा हो माँ, सोनारा झांझरी वाजी। वो बाजे वाला जैसे ही चौराहे तक पहुंचा तो वहां पे वही पुलिस वाले गाड़ियों का चालान फाड़ रहे जिन्होंने रात को उसको कूटा। अब बाजे वाले की निगाह सांप पे पड़ी, वो सांप की निगाह बाजे वाले पे पड़ी, तो बाजे वाला देख के ही संपट भूल गया, गाना ही चेंज। ओए रात भर कूटा लटका के मोरी माँ, लटका के मोरी माँ, हाथ पग मारा बोली रहा माँ, हाथ पग मारा बोल। मस्ती है साहब और कुछ भी नहीं, आनंद है मालवा का गीत कह रहा हूं। और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पि प्राणिनाम असि तुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। हूं क्या? आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो काहे के लिए असरों में बता रहा हूं, नहीं यहां से खड़े रह के। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, वो तो फिर बाप ने दादा ने मेरे को बताया। बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही 18 पे खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में बड़े लोगों का होना, हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं वो भी चूक जाते हैं। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा यार पंडित जी ये वाला वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोला नहीं बेटा आंख तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पर सुखा रखी थी, उसने आंख पकड़ ली। अपने यहाँ डैमेज कंट्रोल कितना। और यहाँ कवि क्या है, अगर हम कभी भी सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। आज तो खैर ये भगवा मंच है, जबरेश्वर सेना का मंच है, हमें कोई टेंशन नहीं। मध्य प्रदेश में खड़े हैं, भाजपा की गवर्नमेंट है। उधर राजस्थान में जाते हैं ना, हमारे टेंशन खड़ी हो जाती है। 90% कभी भाजपा वाले होते हैं। उधर राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उधर जाते और हमारे टेंशन खड़ी हो जाती है कि मंच पे करना क्या है। जिस आयोजक को देखो वही हमको होटल में आके चमका के जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ भगवान की समझ, हमारे टेंशन क्या, अब करना क्या। मैं पिछली नवरात्रि में 20-20, 25-25 कवि सम्मेलन, एक एमपी में, दूसरा राजस्थान में, हमें मालूम नहीं पड़ रहा कौन से मंच पे क्या काम करना। वो एक आसिंद के मंच पे तो मैं जाके भूल गया, मैंने जाते ही कि मैं जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने से अध्यक्ष जी बैठे हुए और यूं यूं कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात को बजा देना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने फिर ताली बजा दी। हालांकि देखो मेरे को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को डैमेज करके रख रखा। सही कह रहा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव मस्त टिप्पणी दे रहा हूं, मजे लेना अगली बात के। और राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव, तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है।
तो वो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलता था। बोले सर वो कौरव है, उन्हीं का आदमी तो खींच रहा है। तो गौतमपुरा वालों तालियां अगली बात पे बजा देना पीछे तक। वो बोले वहां तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहा है उनका नाम लेने के लिए बोलता था। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। बढ़िया बढ़िया। होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। अगली 4 पंक्तियां मुझे बता देगी गौतमपुरा का मिजाज क्या है। कि होता नहीं कुछ उनसे, राठी जी आपको समर्पित करता हूं कि होता नहीं कुछ उनसे, कर लेता हूं सर में थोड़ी बहुत ऐसी ये होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं। और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर। हिंदुस्तान में आदमी खुद भी उलझता है और दूसरों को भी उलझाता है। सही कह रहे हो। मैं अभी शमशान पे गया, लकड़ियों को जमा रहा, पीछे से आया रायचंद राय देने के लिए। बोले लकड़ी सीधी जमा चुभेगा। बोले लकड़ी सीधी जमा चुभेगा। मैंने कहा तू सोई रही हो गई, तू सोई रही हो तो गादी बिछवाई तू भाई, जन के जानो चुपचाप पड़े हो तो थूका बीच में मगजमारी कर रहे हो। बोले हिंदुस्तान का मीडिया देखो, मेरे पास कई तरीके की टेक्निक है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। और इसलिए है क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। तो मैं ज्यादा माथाफोड़ी करता। मेरे पास देखो कई टेक्निक है, मेरे को पता ही नहीं चलता कब कहां से अपने क्या काम करना है। देखो टेक्निक की बात होती, मैं उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में क्या, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक। मैंने कहा दौड़। भाग गया कुत्ता। अपने आप को माथाफोड़ी महिलाएं बैठी हुई, हकीकत महिलाओं को कोई कम टेक्निक आती। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मारो जीव घबराई रहे है। न अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए। वो कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो यहाँ करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रोरी की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला जीजी वड़ा के फोन लगे तो नहीं, मारा फोन थी वड़ा के फोन नहीं लगे रो जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाया, बोले 9827629600। अरे मजे तो अब लेना, ताली बजा के। पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले अच्छा नहीं भैया लाड़ी रोमती, आगे 0 लगे लीजिए राजस्थान किसी में।